गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राहुल मित्तल एक बार फिर से गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हमारे रीजनिंग के क्रम में जो हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसके आगे की चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार के अब आगे आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अब प्रश्नों के अंदर जो आपको दिया गया होता है वो आपको खुला पासा दिया गया होता है। क्या दिया गया होता है? खुला पासा। और खुले पासे को आपको बंद करना होता है। क्या करना होता है? बंद करना होता है। तो जब भी आप किसी खुले पासे को देखेंगे तो उसकी आपको 6 की 6 सतहों को दिखाया गया होगा प्रश्न के अंदर, और उसमें आपको उसका अध्ययन करते हुए एक क्लोज डाइस देखना होता है कि कौन सा क्लोज डाइस आपका बन सकता है। तो जैसा प्रश्न नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक खुला डाइस दिया गया है और इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है? इसमें आपको सबसे पहले विपरीत ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? विपरीत ज्ञात करने हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो दो सतह आपस में विपरीत होती हैं वो कभी भी संलग्न नहीं आनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम हमारे सवालों के आंसर्स यहाँ पे निकालेंगे। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो आप ये देखो कि ए जो है वो आपके पास जिस सतह पर है वो बाईं वाली सतह रही होगी आपके पास, और आप जानते हैं कि बाएं का विपरीत क्या होता है? दायां। इसका मतलब है ए का विपरीत क्या आएगा? डी आएगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ए जो है वो इन चारों सतहों के साथ में क्या रहा होगा? संलग्न रहा होगा। या डी जो है वो भी इन्हीं चारों सतहों के साथ में क्या रहा होगा? संलग्न रहा होगा। अब आगे की अगर हम बात करें तो इसमें अपोजिट निकालोगे आप तो एफ का अपोजिट क्या आता है? बी आएगा। ए का अपोजिट क्या आएगा? डी आएगा। और ई का अपोजिट क्या आएगा? सी आएगा। तो ये आपके पास क्या निकल करके आ गए? अपोजिट, जिसमें आपके पास एफ का विपरीत क्या आया है? बी आया है। ए का विपरीत क्या आया है? डी आया है। और इसी प्रकार से ई का जो विपरीत आया है वो क्या आया है? सी आया है। अब जब इसको बंद किया जाएगा तो जो दो सतह आपस में विपरीत यहां से आपको पता लगी हैं वे बंद करते समय कभी संलग्न नहीं आनी चाहिए। तो यानी एफ और बी इन दोनों को मिलाकर के एक सतह दिखाई देगी। कोई सी भी सतह हो सकती है वो। ए और डी को मिलाकर के भी एक ही सतह दिखाई देगा और ई और सी को मिलाकर के भी एक ही सतह आपको क्या होगा? दिखाई देगा। अब जरा ऑप्शंस की तरफ चलते हैं तो एफ का अपोजिट बी आना चाहिए। तो देखो यहाँ एफ और बी दोनों एक साथ संलग्न सतहों पर हैं, लेकिन खुले पासे में एफ और बी कभी भी संलग्न दिखाई नहीं दे सकते हैं, इसलिए यहां से एफ का अपोजिट बी नहीं मिलेगा। तो ये मेरे सवाल का आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं, हमारे पास एफ का अपोजिट बी है, ए का क्या आना चाहिए? डी, और ई का क्या आना चाहिए आपके पास? सी। तो देखो यहाँ पर एफ है, अब यहाँ पर आपका जो इसका अपोजिट है वो नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है आपके पास। इसके बाद ए का डी होना चाहिए या डी का ए, तो डी इस वाली सतह पर है तो इन दोनों पर ए नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है आपका। और उसके बाद ई का होना चाहिए सी, तो आप देख सकते हैं ई इस वाली सतह पर है तो इसके विपरीत सतह यानी जो है यहाँ पर उसका विपरीत नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे सवाल का क्या मिल गया? मुझे आंसर मिल गया। आप चाहो तो आगे के दोनों ऑप्शंस को और क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो देखो ई का अपोजिट क्या आ रहा है? सी, यानी ये दोनों सतह आपस में कैसी है? विपरीत है, और विपरीत सतह कभी भी संलग्न नहीं आनी चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पे ई और सी संलग्न है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सेम काम ए का अपोजिट क्या आना चाहिए? डी, और यहाँ पर भी ए और डी संलग्न है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो कंफर्म हो गया कि हमारे सवाल का आंसर क्या रहेगा? आपके बी विकल्प रहेगा। तो आप एक बात को केवल ध्यान में रखना कि जब भी खुला पासा दिया जाए तो जो विपरीत सतह होती है उनको आप जब बंद करेंगे तो जो दो सतह आपस में विपरीत हैं वो आपकी एक सतह को दिखाएंगी, और वो दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। तो चलो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं कि अगला जो प्रश्न है वो आपके पास क्या दिया गया है। तो अगला जो सवाल है वो कुछ इसी प्रकार का है, तो इसको भी हम आगे सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न क्या है आपके सामने, जरा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखो सी का विपरीत क्या आएगा? एफ आएगा। ए का क्या आएगा? ई आएगा। और बी का क्या आएगा? डी आएगा। आएगा नहीं आएगा आपके पास? बिल्कुल आएगा। अब जरा ऑप्शंस की तरफ नजर करें तो ए का क्या आना चाहिए? ई,
तो यहाँ देखो ए का ई नहीं आ सकता क्योंकि ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो ये आपके सवाल का आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं, ई का क्या आना चाहिए आपके पास ए, और बी का क्या आना चाहिए डी, और सी का क्या आना चाहिए एफ। तो देखो यहाँ पर एफ है तो इसका विपरीत जो सी है वो इन दोनों पर नहीं है। उसके बाद ई का क्या है ए, तो ई यहाँ पर है, इन दोनों पर ए नहीं है आपका, ये भी ठीक है। और उसके बाद एफ का क्या होना चाहिए सी, तो यहाँ पे सी आपका नहीं है, तो ये आंसर हो सकता है अभी। लेकिन आगे ऑप्शंस को भी चेक करिए ध्यान से अगर, तो यहाँ देखा जाए ए का क्या होना चाहिए ई, ए है यहाँ पर, बी का क्या आना चाहिए डी, तो देखो यहाँ बी और डी एक साथ दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो ये भी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया आपके पास। अब आगे देखते हैं, ए का क्या होना चाहिए ई, ए आ गया, यहाँ पर ई नहीं होना चाहिए जो कि नहीं है। उसके बाद सी का क्या आना चाहिए एफ, यहाँ पे सी है तो यहाँ दोनों पे एफ नहीं होना चाहिए जो कि नहीं है। और उसके बाद बी का क्या आना चाहिए डी, तो यहाँ पर बी है तो यहाँ डी नहीं है, तो इसका मतलब है आंसर या तो बी होगा या आंसर क्या होगा डी। अब ये पता कैसे लगेगा कि कौन सा आंसर होगा इन दोनों में से, तो आप देख सकते हो ए का अपोजिट ई है, इसका मतलब है ए और ई दोनों आपस में कैसी सतह हैं, विपरीत सतह हैं, और विपरीत सतह हैं तो ये वाली जो ए वाली सतह है वो इसके साथ भी संलग्न रही होगी, इसके साथ भी संलग्न रही होगी, और इसके साथ भी संलग्न रही होगी। और ई वाली जो सतह है वो भी इन्हीं सतहों के साथ में क्या रही होगी, संलग्न। तो जरा इस काम को एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे आपको यहाँ पे बना के समझा देता हूं। क्या ये ऐसा भी तो हो सकता था आपके पास, ये देखो आपका जो नेचुरल दिया है वो कुछ ऐसा आपको दिया गया है यहाँ पे। तो ध्यान से देखेंगे प्रश्न को और इससे आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा। अब ये जो ए वाली सतह है ये आपके पास इन चारों सतहों के साथ में संलग्न है, तो इसका मतलब है ये ए यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो आप इसको मान लीजिए ये यहां पर होगा, या ये यहां भी हो सकता है आपका, ये आपका यहां भी हो सकता है। सेम बात किसके लिए लागू होगी, ई के लिए, तो ये ई यहां भी हो सकता है, ये ई आपका यहां भी हो सकता है, और ये ई आपका यहां भी हो सकता है। अब इसमें ये देखा जाएगा कि जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी और डी है जिनमें आपका टाई हो रहा है कि इनमें से कौन सा आंसर आना चाहिए, बेस्ट आंसर कौन सा आना चाहिए, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो यहाँ पर डी के साथ में जैसे ई क्लॉकवाइज है, ई के क्लॉकवाइज एफ है, अगर वो ऐसा इसमें मिलेगा तो ये सही होगा, और नहीं मिलेगा तो ये आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो चलिए इस बात को यहाँ चेक करते हैं। अब देखो आप शुरुआत किसी लेटर से कर सकते हो, एफ से करना चाहो एफ से कर सकते हो, डी से करना चाहो डी से कर सकते हो, ई से करना चाहो ई से कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ मैं एफ से करता हूं तो एफ की क्लॉकवाइज क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। अब जरा इधर आ जाओ, यहाँ पे ये आपका एफ है, यहाँ पर एफ यहीं पर दिया है, तो क्लॉकवाइज जाओगे तो ऐसे आएगा। तो इधर साइड में तो क्या है आपका ए, तो एफ के क्लॉकवाइज डी तो नहीं आ रहा आपका, तो इसका मतलब है। और यहाँ देखो डी के क्लॉकवाइज क्या आना चाहिए ई, तो यहाँ देखो डी के क्लॉकवाइज ई आएगा क्या, नहीं आएगा, इसलिए ये सवाल का आंसर नहीं होगा। अब आप उसको चेक करके देखो, अगर उसमें आपका आ रहा है तो ही वो सही होगा, अन्यथा वो भी क्या होगा, आपका गलत होगा। तो जरा उसको भी चेक करते हैं। तो आप किसी भी लेटर से चेक कर सकते हो, किसी भी सतह से चेक कर सकते हो। देखो बी के क्लॉकवाइज क्या आ रहा है ए के क्लॉकवाइज क्या आ रहा है सी। अब इधर आ जाओ, बी की बात करें तो देखो ये रहा आपका बी के क्लॉकवाइज ए आ रहा है, इधर साइड में ए हो सकता है, और ए के क्लॉकवाइज सी आ रहा है, नहीं आ रहा है आपका। तो ये कंफर्म हो गया कि इस सवाल का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका डी होगा। तो जब भी आपके पास दो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस प्रकार से भी सवाल का एनालिसिस कर सकते हैं और अपने करेक्ट आंसर का पता कर सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल जो आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी आपके सामने कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए क्या होता है इस प्रश्न के अंदर। तो आपको पहला काम क्या करना है, विपरीत ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है, विपरीत। तो ध्यान से देखो, 2 का विपरीत क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यहाँ देखो 2 और 4 संलग्न है आपके, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। 5 का विपरीत क्या आना चाहिए, 3। तो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी में 3 और 5 संलग्न है, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। उसके बाद देखो आपके पास 1 का क्या आना चाहिए, 6। तो पहले ऑप्शन में 1 और 6 संलग्न है, तो ये सवाल तो बहुत आसान बना दिया प्रश्न बनाने वाले ने। तो आंसर कौन सा बच गया, चौथा ऑप्शन आपके सवाल का आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अंदर। तो हमने केवल क्या किया, विपरीत निकाला। क्या निकाला, विपरीत। तो ये जो मैं ऐसे बना रहा हूं ना, ये सतह आपस में कैसी सतह हैं, आपकी विपरीत सतह हैं, याद रखना है इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है।
तो प्रश्न नंबर 4 को ध्यान से देखो आप। तो इस बार जो डाइस आपको दिया है वो कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, विपरीत निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, आपको विपरीत ज्ञात करने होंगे। और जैसे ही आपको विपरीत ज्ञात हो जाएंगे, आप अपने सवाल का जो आंसर है बहुत आसानी से बता सकेंगे। तो देखो क्या रहा होगा, ए का विपरीत क्या आएगा, डी आएगा, स्वाभाविक सी बात है। बी का क्या आएगा, एफ आएगा। अब आप एक बात सोचो, जब बी का विपरीत एफ आना कंफर्म हो चुका है, तो ये बात कंफर्म हो गई है कि ये दोनों सतह आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी ये दोनों सतह आपस में कभी संलग्न नहीं आ सकती है। हाँ, दूसरी बात ये भी कंफर्म हो गई कि बी वाली जो सतह है वो ई के साथ भी संलग्न रही होगी, ए के साथ भी संलग्न रही होगी, सी के साथ भी और डी के साथ भी क्या रही होगी, संलग्न रही होगी। इसी प्रकार से सी का जो अपोजिट आएगा क्या आएगा, ई आएगा। अब जब सी का अपोजिट ई आ रहा है तो सी और ई वाली जो सतह है वो आपस में संलग्न नहीं हो सकती है। इसका मतलब बाकी जो बची हुई सतह हैं वो सी के और ई के साथ में क्या रही होंगी, संलग्न रही होंगी आपकी। अब जरा ऑप्शंस की तरफ आते हैं हम, यहाँ ध्यान से देखो। तो हमारा ए का अपोजिट क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। तो जरा ऑप्शंस में देखो, कहीं भी ए का अपोजिट डी यानी ए और डी साथ में नहीं दिखने चाहिए, तो नहीं है आपके पास। या सी का क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो सी और ई भी साथ में नहीं दिखने चाहिए। यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी सी और ई साथ में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ देखो सी और ई साथ में है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। और इसमें भी सी और ई साथ में है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे की अगर बात करें तो गौर से देखा जाए, ए का डी आ रहा है, बी का एफ आ रहा है, तो देखो बी का एफ, यहाँ बी और एफ संलग्न है, तो ये भी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। बचा हुआ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 का जो आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, ए मिल चुका है। अब इसी तरह से अगर आगे बढ़ते हैं तो पांचवा जो सवाल है वो भी कुछ ऐसा ही आपको दिया गया है। ये आपको इस प्रकार से दिया गया इसलिए जिससे आप इस प्रश्न को खुद से सॉल्व कर सकें और अपने सवाल का क्या निकाल सकें, आंसर निकाल सकें। तो सेम काम करना है। तो यहाँ देखो ए का अपोजिट क्या आएगा, ई आएगा। तो देखो ए का अपोजिट ई मिलते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ए और ई संलग्न है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। जरा इधर आ जाते हैं, सी का अपोजिट क्या आएगा, डी आएगा। तो यहाँ सी और डी संलग्न है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ भी सी और डी संलग्न है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या बच गया, सी बच गया है। और आप देख सकते हो कि इन तीनों सतहों में जो खुले पासे में आपको सॉरी बंद पासे में आपको दिखाई गई है, उनमें से कोई भी दो सतह आपस में विपरीत नहीं है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया, आपके सी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं यहाँ पे कि अगला जो प्रश्न है वो क्या आएगा आपके पास। देखो क्या होता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारे सामने रखा गया है। ये लीजिए, इस बार जो प्रश्न है उसमें ना ही अक्षर है ना ही नंबर है, आपको प्रतीक चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, प्रतीक चिन्ह आपको दिए गए हैं। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल विपरीत निकालो और अपने सवाल का आंसर बता दो। देखो क्या आएगा, प्लस का विपरीत क्या आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा। यहाँ प्लस और बराबर क्या दिख रहे हैं, संलग्न दिख रहे हैं, और संलग्न सतह कभी भी विपरीत नहीं होती है, इसलिए ये वाला आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ देखो, इस वाली सतह के विपरीत कहीं ना कहीं ये वाली सतह आएगी आपके, क्योंकि बाएं का विपरीत क्या होता है, दायां होता है आपका। तो लॉजिकली बात है, यहाँ पे देखो ये सर्कल जो बना है वो आपका ब्लैक बना हुआ है, डार्क बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है आपका, तो ये तो कुछ अलग ही बनाया है इसने, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर या तो आपका ए होगा या क्या होगा, बी होगा। बाकी देखते हैं, तो ध्यान से देखो कि आपके पास प्लस का बराबर आ गया, उसके बाद इस वाली सतह का विपरीत जो आएगी वो ये वाली सतह आएगी, और इस वाली सतह के विपरीत आपकी ये वाली सतह आएगी। आएगी नहीं आएगी। अब जरा क्रॉस चेक करते हैं आंसर्स में। तो देखो यहाँ पे जहाँ बराबर है उसका विपरीत जो प्लस है वो इन दोनों में से किसी सतह पर नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। इस वाली सतह के विपरीत ये आना चाहिए, तो ये हो गई वो सतह। अब इसका विपरीत जो है वो इन दोनों पर नहीं होना चाहिए, नहीं है आपका। और यहाँ देखो ये खाली सतह, खाली सतह तो कोई भी नहीं है इसके अंदर, आप देख सकते हो सभी सतहों में कुछ ना कुछ अंकित किया गया है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा बच गया, ए ऑप्शन मेरे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो चुका है। अब इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न होगा जरा उसके बारे में देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है वो क्या है। देखो ये भी एक बेहतरीन सवाल आपके पास है, इसमें भी क्या करना है, आपको अपोजिट्स ही निकालने हैं। तो अगर आप अपोजिट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अपने किसी भी प्रश्न का आंसर
बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब गौर से देखना, ध्यान से समझना, ये जो ई वाली सतह है वो देखो ए के साथ भी संलग्न है, सी के साथ भी संलग्न है, बी के साथ भी संलग्न है और डी के साथ भी संलग्न है या नहीं आपके पास। तो जब ई वाली सतह ए सी बी और डी के साथ में संलग्न है तो नॉर्मल सी बात है कि ई का अपोजिट क्या आएगा, एफ आएगा आपके पास, आएगा नहीं आएगा ई का अपोजिट एफ। अब ये पता हो गया, तो जब इसको फोल्ड किया जाएगा तो इन दोनों सतहों में से कोई एक ही सतह तो दिखाई देगी। अब वो चाहे ई वाली हो सकती है या चाहे वो एफ वाली हो सकती है, सेम काम। अब ये पता लग गया कि ये दोनों सतह आपस में विपरीत हैं, तो जो एफ वाली सतह होगी वो कहीं ना कहीं डी बी ए और सी के साथ में क्या बनी होगी, संलग्न बनी होगी। अब इसी प्रकार से अगर ए की बात करें कि ए का अपोजिट क्या आएगा, तो यहाँ देखो ए का जो अपोजिट बनेगा वो क्या बनेगा, बी बनेगा। अब ये पता कैसे लगा, देखो ई का अपोजिट क्या आया, एफ आया। अब ई का अपोजिट एफ है तो ई और एफ आपस में क्या है, विपरीत हैं, तो बाकी जो सतह हैं वो ई और एफ के साथ में क्या रही होंगी, संलग्न रही होंगी आपके। तो ये नॉर्मल सी बात है। तो इसका मतलब है ए का अपोजिट क्या बन गया, यहाँ पे बी बन गया आपके, और सी का जो अपोजिट है वो क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा आपके पास। तो ये विपरीत आ गई। अब इनको फोल्ड करना है, बस इतना सा याद रखना है कि जो विपरीत आपको खुले पासे से निकल कर आए हैं वो आपके संलग्न सतहों पर दिखाई नहीं देने चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है आपका। तो यहाँ देखो ए का अपोजिट क्या आएगा आपके पास, बी आया है, तो यहाँ ए और बी संलग्न दिख रहे हैं, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद देखो ध्यान से, अगर हम ई का अपोजिट क्या आ रहा है, एफ आ रहा है आपका, यहाँ से यहाँ ई और एफ एक साथ दिख रहे हैं आपको, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। इसमें अगर बात करते हैं तो सी का अपोजिट क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो यहाँ सी और डी एक साथ में दिख रहे हैं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। बचा क्या आपके पास, ऑप्शन नंबर 4 बचा, जो आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरे प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है। आगे की बात अगर करें, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो क्या दिया गया है। ये जो डाइस है, ये जो खुला पासा है ना, ये एक अच्छा सवाल है। यहाँ पे जो विद्यार्थी लोग हैं ना वो थोड़ा सा इमेजिन करने में, सोचने में गलत हो जाते हैं और आंसर को गलत कराते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, विपरीत ही काम करना है। पर इसको देख करके बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये कैसी आकृति है, ये कैसा आपका खुला पासा है। तो इसमें देखो हो क्या रहा है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो ये जो आपके पास इन सतहों पर ये जो दिख रहा है आपके पास एरो का साइन से जो दिख रहे हैं आपको, ये जो आपका क्या किया गया है कि किसी भी एक सतह को 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। किसी भी एक सतह को कितने बराबर हिस्सों में, 4 बराबर हिस्सों में। अब मैं इस बात को आपको घन बना के समझा देता हूं। देखो ये मान लीजिए आपके पास घन है कोई आपका, जिसमें आपकी टोटल 6 सतह होती हैं आपके पास। क्या ऐसा बन सकता है क्या, तो वो हमें समझ में आना चाहिए और वो हमें पासे के अंदर दिखना भी चाहिए। तो यहाँ आप क्या करते हैं, हम किसी भी एक सतह को 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो गौर से देखना कि मैं मान लेता हूं कि मैं जो सामने वाली सतह है इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट रहा हूं, बांट दिया मैंने आपके पास। तो आप गौर से नजर से देखना कि आपके पास ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एक चौथाई हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं इस वाली सतह के साथ में क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको, संलग्न बनता हुआ दिख रहा है आपका। सेम काम ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो हिस्सा है आपका, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपके ये सामने वाली सतह के साथ में आप संलग्न देख सकते हो इसको, या इसको आप ऊपर वाली सतह के साथ में संलग्न देख सकते हो। इसी प्रकार से ये वाला जो आपका 1/4 हिस्सा है, ये वाला इस वाली सतह के साथ में क्या है, संलग्न है। और जो ये वाला पार्ट है आपका वो कहीं ना कहीं इस नीचे वाली सतह के साथ में क्या बनता हुआ दिख रहा है, संलग्न बनता हुआ दिख रहा है। तो इसी प्रकार से ये आकृति बनकर के आपके सामने आएगी। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको अपोजिट्स ही निकालने हैं। तो देखो ए का अपोजिट क्या आएगा, डी आएगा, बी का अपोजिट क्या आएगा, ई आएगा। अब ये जो बचा वो सी के अपोजिट बचेंगे, 1 2 3 और 4। तो अब यहां देखो कि जिस सतह को 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है उसको बांटने का जो तरीका है वो कुछ ऐसे बांटा गया होगा, तभी ऐसा आपका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो अब इसमें आपको जो सी के अपोजिट से 1 2 3 4, उसमें भी एक का विपरीत क्या आएगा, 3 और 2 का क्या आएगा, 4। अब इसको फोल्ड कैसे किया जाएगा, बस यहां गलती कर बैठते हैं। आप एक बात समझ लेना कि जो घन होता है वो आपकी ठोस आकृति होती है। अब जब घन ठोस आकृति है तो उस पर जो भी नंबर लिखे होते हैं, रंगों के नाम लिखे होते हैं, वर्णमाला के अक्षर लिखे होते हैं, संख्याएं लिखी होती हैं, प्रतीक चिन्ह लिखे होते हैं, या कुछ भी आपको दिया गया होता है,
वो उनकी बाहरी सतहों पर लिखे होते हैं। जैसे मान लेता हूं कि ये आपका मार्कर है और इस मार्कर की अगर बात करें तो इसके अंदर वाले फेस पर जाकर मैं कुछ नहीं लिख सकता अगर ये ठोस आकृति होती। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर ही तो लिख सकते हैं केवल आप। इसी प्रकार से जो घन की सतह होती है उस पे नंबर जो या संख्या जो लिखी होती है वो आउटर साइड में लिखे होते हैं। किस में लिखे होते हैं? बाहर की तरफ। तो अब जब इसको फोल्ड करने की बात आएगी तो स्वाभाविक सी बात है बीच में से तो आप करोगे तो ऐसे आपका अंदर की तरफ जाएगा ए आपका, और ऐसे इधर से अंदर की तरफ क्या आएगा? डी आएगा। ऐसे बी इधर से अंदर की तरफ जाएगा आपका, और ये जो ई है ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, और ये जो 4 वाला कॉर्नर है ये ऐसे आएगा आपके पास। जब फोल्ड करेंगे आप, जब फोल्ड करेंगे तो 4 ऐसे ही तो आएगा। तो अब आपको सबसे सरल भाषा में कैसे याद रखना है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बी का अपोजिट क्या आया? ई। तो यहाँ तो बी और ई संलग्न हो गए, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ए का अपोजिट क्या आना चाहिए? डी। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ए है तो यहाँ डी नहीं होना चाहिए। अब सी के अपोजिट ये चारों आएंगे, तो यहाँ से देखो तो ये सी के अपोजिट जो है वो इसके साथ में संलग्न है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। अब यहाँ जरा बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी और डी की। तो इसमें क्या होगा? देखो, डी का अपोजिट क्या आना चाहिए? ए। यहाँ पर डी है तो यहाँ ए नहीं है आपका। ई का अपोजिट क्या आना चाहिए? बी। तो ये आ गया ई, यहाँ पर बी नहीं है। अब ये बाकी जो आएंगे ये सारे किसके अपोजिट रहेंगे? सी के, और ये भी आपको सही। अब देखो इनमें से बेस्ट आंसर क्या होगा? तो अब जो यहाँ पे देखो एक के क्लॉकवाइज क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 के क्लॉकवाइज क्या आ रहा है? 3, और 3 के क्लॉकवाइज क्या आ रहा है? 4, और 4 के क्लॉकवाइज क्या आ रहा है? 1। तो जो आपके पास खुले पासे में क्लॉकवाइज दिखाई देते हैं तो उनको जब आप फोल्ड करने जाओगे तो वो आपके क्लॉकवाइज नहीं आएंगे, वो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में देखने को मिलेंगे। जो इधर क्लॉकवाइज होगा वो बंद करते समय एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और जो इधर एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो वो बंद करते समय कैसे चेक करेंगे? हम क्लॉकवाइज चेक करेंगे। तो यहाँ देखो, हम एक से स्टार्ट करें। एक के क्लॉकवाइज क्या आ रहा है आपका? 2 आ रहा है। तो अब बंद जब किया जाएगा तो इस वाले में आपका एक के एंटी क्लॉकवाइज 2 होना चाहिए। तो एक कहां पर है? देखो ये रहा एक आपका। तो एक के एंटी क्लॉकवाइज क्या है? एक के एंटी क्लॉकवाइज 2 आ रहा है आपका, नहीं आ रहा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। और यहाँ देखो एक के एंटी क्लॉकवाइज 2 आ रहा है, और यही मेरे सवाल का क्या होगा? आंसर होगा आपकी। तो याद रखिएगा, जब भी किसी भी सतह को 4 बराबर भागों में बांट करके 4 सतहों के साथ जोड़ दिया जाए तो उस खुले पासे में जो चीजें आपस में क्लॉकवाइज दिखाई देंगी वो बंद करते समय एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हो तो बंद करते समय आपको कैसा देखना है? क्लॉकवाइज देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और अगले सवाल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखो ये भी कुछ ऐसा ही सवाल है, पर अंतर क्या है कि जो पिछले सवाल में जिस सतह को 4 बराबर भागों में बांटा गया था उसको आपके विकर्ण के अनुदिश बांटा गया था, और इस वाले प्रश्न के अंदर आपके विकर्ण के अनुदिश ऐसे नहीं बांटा गया होगा, क्योंकि ये देखने से पता लग रहा है कि उस सतह को कैसे बांटा गया होगा। तो कहीं ना कहीं उस सतह को आप गौर से देखोगे तो ऐसे आपके 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया होगा, नहीं बांटा गया होगा? सीधी सी बात है भाई, आकृति देखने से पता लग रहा है, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात कौन सी है? बस आपको विपरीत निकालने हैं। तो यहाँ देखो, P का विपरीत क्या आएगा? L आएगा। K का विपरीत क्या आएगा? M आएगा। कंफर्म हो गया। और ये जो सतह 4 बराबर भागों में बांटी है वो भुजाओं के मध्य में से बांटी है, तो भुजाओं के मध्य में से बांटी है तो ये स्ट्रक्चर तो बन नहीं सकता आपका, क्योंकि इसमें तो कैसे बांटा गया है? विकर्ण के अनुदिश बांटा गया है सतह को, इसमें भी विकर्ण के अनुदिश बांटा गया है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता आपका। अब जरा इधर आ जाते हैं तो ध्यान से देखो, तो K का M आना चाहिए, यानी K और M दोनों में से एक सतह दिखाई देगी, यहाँ पे M आ गया। P और L में से एक आएगी, L आ गया। अब बाकी ये चारों किसके अपोजिट आएंगे? N के। अब N के तो आएंगे, लेकिन इसको अब लिखने की जब बात आएगी तो लिखा कैसे जाएगा वो देख लेना और उसको गौर से समझ लेना। तो देखो या A के क्लॉकवाइज क्या है आपका? D है। A के क्लॉकवाइज क्या है? D। तो जब बंद करेंगे तो ये कैसे आना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। जो यहाँ आप क्लॉकवाइज ले रहे हो वो बंद करते समय आपका कैसे आना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो जरा आकृति में देखिए, ए के एंटी क्लॉकवाइज डी किस में आ रहा है? तो यहाँ देखो ए आपका ये रहा, ये ए के क्लॉकवाइज आ रहा है डी, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। और इसमें देखो ए के एंटी क्लॉकवाइज डी आ रहा है, और यही मेरे सवाल का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया,
जो आपके खुले पासे में क्लॉकवाइज पोजीशन में है वो एंटी क्लॉकवाइज में चले जाएंगे, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज देखते हो तो आपको बंद करते समय कैसे चेक करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज चेक करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसके ऊपर वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो काम सेम करना है, आपको क्या निकालने हैं, विपरीत निकालने हैं। क्या निकालने हैं, विपरीत। तो चलिए विपरीत निकाल लेते हैं इसके ऊपर हम, और यहां ध्यान से देखो क्या आएगा, इस वाली सतह के विपरीत यह आएगी, यानी इन दोनों को जब बंद किया जाएगा तो दोनों को आप बंद करेंगे तो एक सतह आएगी। इस वाली सतह के विपरीत ये वाली आएगी, सेम बात, इनको जब बंद करोगे तो एक सतह आएगी, और इस वाली सतह के विपरीत ये वाली सतह आएगी। ठीक है आपके पास। अब जरा इधर आ जाती है, देख लेते हैं। देखो ये आपका आयत वाली सतह आ गई, इसके विपरीत खाली आना चाहिए, यहाँ पे आयत हो गया, इनके साथ में खाली आपका यहाँ पे कोई सतह नहीं है तो ये सही बना हुआ है। इस व्रत के विपरीत एक और खाली आना चाहिए, ये व्रत ले लिया, एक सतह इसकी हो सकता है वो इधर साइड हो, और इसकी अगर बात करें तो इसके विपरीत डॉट आना चाहिए, तो ये हो गया आपके पास। अब आगे बाकी को चेक करें तो देखो इसमें भी कुछ ऐसा ही बन रहा है। तो ये दोनों आंसर तो सेम दिख रहे हैं, लेकिन दोनों में केवल सतहों का जो है क्रम जो है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो रहा है, वो हम आगे चेक करेंगे क्या आएगा। इसके बाद यहां देखो, देखो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये वाली सतह और ये वाली सतह आपस में कैसी है, विपरीत है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। सेम काम इधर आ जाओ, इसमें खाली ये भी आपका बन सकता है, और इसकी अगर बात करें तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब आंसर या तो ए होगा या आंसर क्या होगा, सी होगा। अब आंसर कंफर्म कौन सा होगा वो आपको मैंने बताया है चेक करने का तरीका। तो देखो ये वाली जो सतह है वो इन चारों सतहों के साथ में संलग्न है आपके। तो जब यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, इस खाली फेस से स्टार्ट करूंगा, तो खाली फेस से स्टार्ट करूंगा तो ये आएगा, और उसके बाद ये आएगा क्लॉकवाइज। इस ऑप्शन में देखो इस खाली सतह से स्टार्ट करेंगे तो ये आ रहा है, और क्लॉकवाइज सर्कल आ रहा है आपके, तो ये आंसर क्या हो गया, करेक्ट। अब जाओ इसको चेक करो, देखो यहां से देखो आप खाली से स्टार्ट कर रहे हो ना, खाली की क्लॉकवाइज क्या आ रहा है, आयत, ये खाली के क्लॉकवाइज आयत आ रहा है क्या, नहीं, ये आंसर क्या हो गया, गलत। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। अगले सवाल की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास दिया गया है 11, वो आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है, जो कि सेम पिछले जैसा सवाल है आपके। तो यहाँ देखो ये दोनों सतह आपस में विपरीत हैं आपके पास, तो ये दोनों सतह विपरीत है, जब फोल्ड करेंगे तो दोनों में से एक दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पे ये दोनों एक साथ दिख रही हैं आपके, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, गलत हो जाएगा। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको हम अभी गलत कर देते हैं, और फिर बाकी ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है, ये आंसर क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब ये देखो इस वाली खाली सतह के विपरीत ये डॉट वाला आएगा आपके पास, और इस वाली खाली सतह के विपरीत ये आएगी। तो इधर आ जाती है, देखो एक सतह इन दोनों में से ये आ गई इधर, इस खाली सतह के विपरीत ये डॉट है तो उसने डॉट लिया है, तो इसको इसका अपोजिट वाला सतह मत समझना, क्योंकि दोनों सतह कैसी आपस में अपोजिट है, तो एक सतह तो खाली आएगी इन दोनों में से, वो ये हो जाएगी। तो ये ऑप्शन सही बन रहा है। इसकी बात करें, ये डॉट आ गया, इस डॉट के विपरीत खाली होना चाहिए, तो डॉट है, तो इसकी विपरीत वाली सतह ये नहीं है, क्योंकि ये दोनों सतह भी तो आपस में विपरीत है, और इसको जब आप बंद करेंगे तो इन दोनों में से एक सतह आएगी, और ये आपके इन दोनों की एक हो गई आपके। इसकी बात करते हैं, तो यहाँ गौर से देखो इस खाली के विपरीत ये खाली है, तो ये खाली आ गया। इस डॉट की बात करें, इस डॉट के विपरीत ये हो जाएगी, और ये, अब इनमें से एक आंसर करेक्ट होगा। तो काम फिर से सेम करना है, क्योंकि ये वाली जो सतह है वो इन चारों के साथ में क्या होगी, संलग्न होगी, या ये वाली जो सतह है वो भी इन चारों के साथ में क्या रहेगी, संलग्न रहेगी। तो आप देखो स्टार्ट करते हैं, डॉट से स्टार्ट करें, तो जब डॉट से स्टार्ट करेंगे तो इसको मैं यहाँ भी बना लेता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वाली जो सतह है वो इन चारों के साथ में संलग्न है आपके, तो इसको मैं इसको यहाँ भी बना देता हूँ आपके। देखो अब डॉट से अगर स्टार्ट करें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खाली फेस आना चाहिए, क्या डॉट से क्लॉकवाइज आ रहा है खाली फेस आपका, नहीं आ रहा, ये ऑप्शन गलत हो गया आपके, हो गया। इसमें देखो डॉट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाएं तो खाली फेस आपका यहाँ पे देखो खाली फेस आ रहा है आपके, क्या यहाँ खाली फेस आ रहा है क्या आपका, नहीं आ रहा, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। या आप ऐसे भी जा सकते हैं, तो इसके बाद देखो हाँ ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब इसको स्टार्ट करें यहाँ से, तो देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, नहीं आ रहा है आपका, डार्क पोर्शन जो आ रहा है, तो देखो क्लॉकवाइज पोर्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है डार्क, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। बस आपको मोमेंटम चेक करना होता है, क्या चेक करना होता है, डायरेक्शन चेक करनी होती है कि कौन सी सतह किस सतह के क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपको एक से ज्यादा आंसर दिखाई दे रहे हैं तो। चलो अगले सवाल की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया है जरा इसके बारे में भी चेक कर लेते हैं। तो देखो ये वाली जो सतह है वो आपके पास, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो ये वाली जो सतह है वो इसके विपरीत आएगी, क्या ये दोनों सतह विपरीत आ पाएंगी, नहीं, आंसर गलत हो गया।
ऑप्शन नंबर डी भी देखो आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अब देखो इस डॉट के विपरीत ये वाली खाली सतह आएगी, तो देखो डॉट के विपरीत एक खाली होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। इसके विपरीत ये आएगा, ये आ गया, ये आपका इसका अपोजिट यहाँ पर नहीं है, और प्लस का विपरीत खाली आएगा। और इसको देखो ये दोनों आपको सेम दिख रहे हैं, बस केवल फर्क किसका है, आपकी जो सतह हैं, तो कौन सी सतह किसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो वही काम यहाँ चेक करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, इस डॉट खाली इस पोर्शन से स्टार्ट करूं, ब्लैक वाले से, ब्लैक के अपोजिट ये खाली और उसके बाद ये डॉट। क्या देखो इस ब्लैक के अपोजिट ये खाली आएगा, इस खाली के अपोजिट डॉट आ रहा है, नहीं आ रहा है आपका, आ रहा है ना। तो ये कंफर्म हो गया कि आपके सवाल का क्या हो गया। और इसके बाद क्लॉकवाइज प्लस का साइन आ रहा है। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये डॉट से स्टार्ट कर रहा है, और डॉट से स्टार्ट करूंगा तो ये वाली जो फलक है, जो दाई वाली फलक है, वो इन सब के साथ तो संलग्न होगी आपके। तो डॉट के क्लॉकवाइज तो ये आना चाहिए जो चतुर्भुज वाला है, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया आपका। तो आंसर नंबर कौन सा सही है आपके, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है।